हे लिसनर्स, तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से इशिका जो ध्रुव को जेलस करने के लिए रॉनी नाम के एक सीनियर लड़के से आराम से बात कर रही थी। वहीं जैसे ही ध्रुव की नज़र इशिका पर पड़ती है, वो तुरंत ही उसकी तरफ जाते हैं और रॉनी को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगा देते हैं, क्योंकि वो उनके साथ ही बदतमीजी करने पर उतारू हो गया था। इस बात से इशिका भी अच्छे से वाकिफ थे कि ध्रुव उसे लेकर पॉजिटिव हैं, मगर इस हद तक पॉजिटिव हैं इस बारे में उसे नहीं पता था। जैसे ही जोरदार थप्पड़ रॉनी के गाल पर पड़ता है, उसके सारे फ्रेंड्स जो गैलरी में खड़े होकर के उन लोग को देख रहे थे, वो तुरंत ही अपने क्लास की तरफ रवाना हो जाते हैं, जैसे वो तो अपने दोस्त को जानते ही नहीं हो और इस मामले में उनका कोई हाथ ना हो, क्योंकि उनको भी ध्रुव से पिटाई नहीं खानी थी। वहीं रॉनी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस लड़का था पूरे कॉलेज में, इस बात को जानने के बावजूद भी ध्रुव ने उसको थप्पड़ मार दिया था। और वहीं पर सारे आते जाते लोग जो लगातार रॉनी और ध्रुव को देखे जा रहे थे, रॉनी पर सारे बच्चे जो हंस भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ध्रुव से वो बच्चे भी डांट सुने। वहीं ग्राउंड में खेलते सारे बच्चों की सिट्टी पिट्टी एकदम से गुल हो जाती है। रॉनी भी उनके सामने दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि ध्रुव का थप्पड़ इतना जोरदार पड़ा था। वहीं वो इशिका को लेकर ग्राउंड से क्लास की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो इशिका को क्लास में नहीं ले जाते, बल्कि अपने कैबिन की तरफ लेते जाते हैं। इस बात के बारे में सारे टीचर्स जो आपस में ही गॉसिप करने लगते हैं। एक फीमेल टीचर जो दूसरे टीचर से कहती हैं, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जब आए भी थे तभी हाथ पकड़ के आए थे इशिका का, ये माजरा क्या है? कि तभी दूसरी टीचर जो धीरे से कहती हैं, पता नहीं, जब से ये होली वाला कांड हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इशिका के साथ क्या ही चल रहा है भाई। वहीं तीसरी फीमेल स्टाफ जो कहती हैं, अरे इस बारे में बात करना मना है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्या? कि तभी वही दूसरी टीचर जो कहती है, हाँ मिली तो थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये नोटिफिकेशन आया क्यों था और वार्निंग करके क्यों आया था नोटिफिकेशन कि किसी ने भी इस तरह होली के बारे में अगर बात की कॉलेज में तो वो रिस्ट्रिकेट हो सकता है स्कूल से, अगर कोई बच्चा हुआ तो, और अगर कोई टीचर हुआ तो वो सस्पेंड हो जाएगा। भाई ये कौन सी बात है? अब अगर गॉसिप का टॉपिक मिला है तो बात तो करेंगे। कि तभी पहली टीचर जो कहती हैं, मुझे लगता है ना कि आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कि तभी कॉरिडोर में वॉइस कैमरा से आवाज़ आती है, सुनीता मैम, प्लीज़ रीच इन द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही वो टीचर अपना नाम सुनती हैं, वो एकदम से घबरा जाती हैं और उन दो स्टाफ से कहती हैं, अरे मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? हम तो बहुत धीरे धीरे इस बारे में बात कर रहे थे ना। कि तभी पहली टीचर जो कहती हैं, हमने तो पहले ही मना किया था, इस बारे में स्कूल में बात नहीं करना है, जाइए आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं मैम। वहीं सुनीता मैम की तो हालत ख़राब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इशिका को जब ध्रुव कैबिन के अंदर अपने लेते आते हैं, तो उसे थोड़ा ज़ोरदार तरीके से अंदर की तरफ धक्का देते हैं, जिससे इशिका जो टेबल से जाकर थोड़ा डिसबैलेंस होकर लड़ जाती है। इशिका जो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैं बस नॉर्मली बात कर रही थी। इशिका को ध्रुव की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और इस तरह का गुस्सा आज तक इशिका ने ध्रुव की नज़र में कभी नहीं देखा था। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें हर चीज़ मजाक लगती है ना इशिका? तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह से बात करोगी और मैं तुम पर नाराज़ हो जाऊंगा? नहीं इशिका, कम ऑन, बी लाइक अ मैच्योर कर यार। इशिका जो कहती है, आपको बुरा नहीं लगा? ध्रुव जैसे कहते हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तुम पर तरस आ रही है कि घर जाकर तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। इशिका के दिल में अभी थोड़ी सी सुकून मिली थी कि तभी ध्रुव की ये बात सुनकर वो कहते हैं, नहीं, आप इस तरह मुझे डराइए मत प्लीज़ सर। कि तभी ध्रुव से कहते हैं, सर, और वो भी प्लीज़। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है इशिका। ध्रुव की टोन में इस वक्त एक अजीब सी वाइब थी, जिसे इशिका अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो बोल तो बहुत आराम से और धीरे से रहे थे, मगर उनकी उस आराम और धीरे की आवाज़ में भी इशिका को काफ़ी डर लग रहा था। इशिका जो कहती है, देखिए आप समझ नहीं रहे, वो मैं बस नॉर्मली बात कर रही। उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव के हाथ जो इशिका के बाल पर चले जाते हैं, और वो उसके बाल को पीछे से थोड़ा खींचते हुए कहते हैं, अच्छा तो वो तुम्हारी नॉर्मल बात थी? हाथ मिला रही थी उसके बाइसेप पर अपने हाथ दे मारी, और साथ ही उसके बाल भी ठीक कर रही थी। इतना टची क्यों हो रही थी इशिका? ये नॉर्मल बात है तुम्हारे लिए? इशिका जो धीरे से कहती है, हम मेरा बाल। ध्रुव जैसे कहते हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है,
सोचो तुम्हारे साथ घर पर क्या होगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे हस्बैंड तो नॉर्मल से प्रोफेसर हैं, तो वो तो कुछ करेंगे नहीं। उनके सामने सॉरी बोलकर गिड़गिड़ा कर तुम माफ़ी मांग लोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यही सोचा था ना मेरे बारे में। इशिका जो कहती है, मेरा बाल छोड़िए, दर्द हो रहा है। तो जैसे कहते हैं, अच्छा है कि दर्द हो रहा है, अभी तो तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हें घर जाकर कितना दर्द होने वाला है। तुम बस रुको, बताता हूँ तुम्हें। इशिका को ये बोलकर वो एकदम से झटके से छोड़ देते हैं, जिससे इशिका फिर से टेबल से जाकर टकरा जाती है। इशिका जो कहती है, हाँ, वैसे कुछ दिन पहले बड़े लेक्चर झाड़ रहे थे आप, एंग्री इशू पर कैसे कंट्रोल रखे, इमोशन पर कैसे कंट्रोल रखे। आपने इतना सारी बातें दूसरों को सिखाई, खुद नहीं सीख पाए। चुप जैसे कहते हैं, इशिका माइंड योर टोन। इशिका जो कहती है, क्या क्या माइंड यू माई टोन, देखिए गलत कर रहे हैं आप। इशिका की इस बात को सुनकर ध्रुव जो तुरंत ही इशिका के करीब आते हैं और टेबल पर अपने दोनों हाथ को रख के इशिका को अपने और टेबल के बीच ही कैद कर लेते हैं। इशिका जो जाने के लिए तड़फड़ा रही थी, मगर ध्रुव उसे मौका नहीं दे रहे थे। ध्रुव जैसे कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही ऐसे शख्स हैं जिसके लिए मैं इमोशनल हो सकता हूँ। पहला मेरी मॉम, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और दूसरा तुम। ना तो मैं अपनी मॉम के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ और ना तुम्हारे लिए, और तुम अब मेरा इमोशन अच्छे से देखोगी। इशिका जो कहती है, आप इतने एग्रेसिव भी हैं। जब जैसे कहते हैं, मैं कितना एग्रेसिव हूँ अभी तुम्हें इस बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है, लेकिन आज तुम्हें उसका एक छोटा सा डेमो ज़रूर मिलेगा। इशिका, जाओ क्लास में जाओ, और हाँ, सिर्फ क्लास में जाना, और खबरदार जो किसी लड़के से बात किया था। इशिका जो कहती है, यू नो व्हाट, अब बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड इंसान है। ध्रुव जैसे कहते हैं, हाँ हूँ, तो मैं अपनी बीवी के लिए कितना भी नैरो माइंडेड बन सकता हूँ, और आई डोंट वांट एनीवन कि तुम्हें कोई भी अगर इस तरह टच करे या तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे। इशिका जो कहती है, दैट वॉज नॉट अ बदतमीजी, ओके, वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे। ध्रुव जैसे कहते हैं, और किस इंटेंशन से बात कर रहा था ये नहीं तुम्हें नजर आया? उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर किस तरह थी वो तुम्हें नजर नहीं आया? तुम बेवकूफ़ हो या बनने की एक्टिंग कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में सुनीता मैम को प्रिंसिपल सर डांट लगा रहे थे। वो सुनीता मैम से कहते हैं, इस बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, आपने देखा नहीं फ़ोन का मैसेज? मैम जो कहती हैं, हाँ देखा था सर, पर आई डिडंट रियलाइज़ कि इस हद तक स्ट्रिक्टनेस है। किताबी प्रिंसिपल सर जो कहते हैं, इस पूरे कॉलेज में कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, ये मेरा नहीं बल्कि ध्रुव सर का ऑर्डर है। सुनीता मैम जो कहती हैं, आई एम रियली सॉरी सर, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। किताबी प्रिंसिपल सर जो सुनीता मैम से कहते हैं, सॉरी करना है तो मुझे नहीं, ध्रुव सर को करिए, क्योंकि उन्हीं का ऑर्डर है, जा सकती हैं आप। और ये बोलकर वो सुनीता मैम को भेज देते हैं। सुनीता मैम जो अभी अनमैरिड थी और ध्रुव को देखकर बाकी लोगों की तरह उनके भी दिल में लड्डू फूटते थे। वहीं जैसे ही प्रिंसिपल सर ने उन्हें ऑर्डर दिया, वो बेधड़क होकर ध्रुव सर के केबिन चली जाती हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका ध्रुव सर से बात करने का और कहाँ ही मिलने वाला था। वहीं ध्रुव, जिसकी मुट्ठी अभी भी कस के बंद थी और साथ ही वो अपने फोरहेड को रब कर रहे थे, न जाने क्यों मगर उनका गुस्सा उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। आखिर उनकी इशिका किसी और शख्स से इतना खुशी खुशी कैसे बात कर सकती है, ये सोच सोच कर ही उनकी सर की नसें तनती जा रही थी कि तभी सुनीता मैम जो उनके कैबिन में आते हुए कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे आपसे कुछ। कि तभी ध्रुव जो अभी अपनी लाल आंखों से सुनीता मैम को घूरते हैं। अचानक से ध्रुव का ये रूप देखकर सुनीता मैम थोड़ा सा घबरा भी जाती हैं, मगर फिर वो खुद को हिम्मत देते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करती हैं और धीरे से कहती हैं, सर आप ठीक हैं? कि तभी ध्रुव जो कहते हैं, बताइए क्या काम है। ध्रुव की टोन अभी बहुत ही ज़्यादा रफ थी कि तभी सुनीता मैम जो उनके सामने आकर बैठती हैं और कहती हैं, वो मेरे मुंह से गलती से वो निकल गया, वो इशिका के बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया उस बच्चे के साथ। अब आई एम रियली सॉरी, प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं आपको आकर सॉरी कहूँ। जैसे ही ध्रुव ये सुनते हैं, पहले से उनका गुस्सा जितना बड़ा था अब वो डबल हो चुका था। उन्होंने काफ़ी सख्ती से इस चीज़ को सारे लोगों के फ़ोन में ऑर्डर दिलवा दिया था
कि वार्निंग है, अगर किसी ने भी इशिका के उस इंसिडेंट के बारे में किसी भी टीचर या किसी भी बच्चे से बात की, इवन पूरे कॉलेज कैंपस में इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। सुनीता मैम की बात सुनकर ध्रुव जो उन्हें देखते हुए कहते हैं, तो आपके मुंह से गलती से निकल गया। वहीं सुनीता मैम जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ गलती से निकल गया सर, वरना मैं थोड़ी ना जानबूझकर उस बच्चे के बारे में ये सब बोलती। ध्रुव जो कहते हैं, अच्छा ठीक है। सुनीता मैम जो कहती हैं, आप मान गए सर। ध्रुव जो बिना कुछ बोले एक बार बस अपनी आंख उठाकर उन्हें घूर कर देखते हैं, तो वो चुपचाप से वहाँ से जाना ही बेहतर समझती हैं। वो भी उनके केबिन से बाहर निकलती ही कि तभी ध्रुव जो चेयर पर लीन होते हुए अपनी आंखों को कस के बंद करते हुए कहते हैं, कल से आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। आराम से घर पर बैठिए और जो गॉसिप करना है आराम से करिए, वहाँ आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे सुनीता मैम ये सुनती हैं, वो एकदम से झटके से ध्रुव की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मेरे से इतनी बड़ी तो गलती नहीं हुई है सर, मेरे मुंह से गलती से। कि तभी ध्रुव कहते हैं, इतनी बड़ी गलती नहीं है ये, इसीलिए आपको सिर्फ कॉलेज से निकलवा रहा। जा सकती हैं आप। वहीं सुनीता मैम जो मन में कहती हैं, खुद को इस पूरे कॉलेज का ओनर समझ रखा है क्या, जो जब मन चाहे तब किसी को भी निकाल सकते हैं। मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगी। वहीं क्लास में इशिका, जिसका दिमाग पूरी तरह से ध्रुव ने अपनी तरफ खींच रखा था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी ध्रुव का डर बैठा हुआ था। ध्रुव जिस इंटेंशन से उसे देखकर बहुत ही इंटेंसली कहे थे, तुम तो घर चलो, मैं वहां तुम्हें बताता हूँ। इशिका को यही सोच सोच कर डर लग रहा था कि आखिर ध्रुव करने क्या वाले हैं। वो तो चाहती थी कि वो जैसे तैसे करके आज ध्रुव से जितना हो सके उतना दूर ही रहे। कि तभी बेल बज जाती है और कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। जैसे ही इशिका ये सुनती है, उसका दिल जो और ज़ोरों से धड़कने लगता है। वहीं उसके बगल में बैठी नेहा और साथ ही सेज जो दोनों उससे कहती हैं, अरे तुम्हें चलना नहीं है, पहले तो जल्दी भाग जाया करती थी, अभी छुट्टी हो गई फिर भी यहीं पर बैठी हुई हो, चलो चलो। वहीं इशिका जो कहती है, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगी, तुम लोग जाओ, बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा है। और ये बोलकर वो उन लोगों को जाने के लिए कह देती है। ऑलमोस्ट पूरा क्लास अब खाली हो चुका था। वहीं इशिका जो अभी भी क्लास में बैठे हुए अपने एक नेल्स को दूसरे नेल से लड़ाते हुए यही सोच रही थी कि आखिर वो करेगी तो करेगी क्या और किस तरह से बचेगी वो ध्रुव से। ध्रुव भी इशिका के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो अच्छे से समझ चुके थे कि इस वक्त इशिका अपने क्लास के रूम से बाहर तो निकली नहीं होगी, जिसकी वजह से वो केबिन से बाहर निकलकर डायरेक्टली इशिका की क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्रुव क्लास के अंदर आते हैं। इशिका की नज़र तुरंत ही उन पर चली जाती है। ध्रुव जो उसे थोड़ा घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, आज पूरा दिन कॉलेज में रहना तुम्हें। इशिका जो कहती है, नहीं मैं बस आ ही रही थी। और ये बोलकर वो कहती है, मैं बस अपना बैग ले लूँ फिर आऊँगी, आप चलिए। कि तभी ध्रुव उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, कौन सा बैग, तुम कौन सा बैग लेकर आई हो आज। इशिका जो कहती है, ओह शिट, मैं तो आज बैग भी नहीं लेकर आई हूँ, मेरा फिर से झूठ पकड़ा गया। सॉरी, वो मुझे लगा कि मैं बैग लेकर आई हूँ, तभी से वही ढूंढ रही थी, मुझे लगा कहाँ गायब हो गया, मुझे लगा कोई बच्चा तो नहीं। ध्रुव जैसे कहते हैं, बेवकूफ़ लग रही तुम इतने बेवकूफ़ झूठ बोलते हुए, चलो। और ये बोलकर वो भी क्लास से बाहर जाने लगते हैं। मगर इशिका की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेंच से उठ सके। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम खुद अपने आप उठोगी या मुझे आना पड़ेगा हेल्प कराने के लिए। ध्रुव इतना बोले थे कि इशिका तुरंत ही अपने बेंच से उठती है और तुरंत ही स्टेयर से नीचे आने लगती है और फिर ध्रुव के साथ पार्किंग लॉट में जाने लगती है। इशिका जो ध्रुव के पीछे पीछे ही चली आ रही थी। वहीं सारे लोग जो इशिका को देखते हुए कहते हैं, ये आजकल इशिका सर के साथ इतनी चिपक चिपक कर क्यों रह रही है। सारी फीमेल स्टूडेंट्स जो इशिका को ध्रुव के साथ इस तरह देखती हैं तो सारे लोगों के अंदर जलन सी मचने लगती है। मगर कोई क्या ही कर सकता था जब ध्रुव की खुद मर्जी थी कि इशिका उनके साथ चले। वहीं ध्रुव जो इशिका को और ज़्यादा एम्बैरस कराने के लिए इशिका के हाथ में ध्रुव अपना हाथ पकड़ते हुए उसे पूरे कॉरिडोर के सामने अपने साथ ले जाने लगते हैं।
जिससे इशिका को अपनी नज़रें नीचे झुकानी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हर किसी बच्चे को इस तरह फेस कर सके। सारे बच्चों की नज़र ध्रुव और इशिका पर ही थी, और जैसे ही उन दोनों के हाथ इस तरह से सब लोग बंधा हुआ पाते हैं, वो सारे लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं। इशिका जो धीरे से अपने मन में कहती है, मुझे पता है जानबूझकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ तो छोड़ देते। पूरी दुनिया को बताएंगी क्या कि इनकी बीवी हूं मैं। ध्रुव की चलने की स्पीड और इशिका के चलने की स्पीड में बहुत फर्क था, जिसकी वजह से ध्रुव ने जैसे इशिका का हाथ पकड़ा, इशिका को ध्रुव के स्पीड मैच कराने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। वहीं जैसे ही वो पार्किंग लॉट में आते हैं, वो तुरंत ही अपनी गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और इशिका को अंदर बैठाते हैं और खुद बगल में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। इशिका जो कार में एक शब्द नहीं बोलती और ध्रुव की कार जो कॉलेज से बाहर निकल जाती है। वहीं आज ध्रुव के ड्राइविंग की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि ध्रुव को या तो अपने मेंशन पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, या तो वो अपना गुस्सा अपनी ड्राइविंग पर उतार रहे थे। रोड काफ़ी बिजी होने के बावजूद भी ध्रुव ने अपनी स्पीड कम नहीं की, जिससे इशिका को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। ध्रुव जो एक ही हाथ से स्टीयरिंग को इधर से उधर घुमाए जा रहे थे, वहीं इशिका जो एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। ध्रुव को अच्छे से पता था कि इशिका को तेज़ स्पीड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, शायद इसीलिए वो इशिका को डराने की कोशिश कर रहे थे। इशिका जो एकदम से अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में कस के पकड़ लेती है और साथ ही खुद को कोशिश करती है कि वो शांत रहे, मगर अब उससे रहा नहीं जाता, तो वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, हाँ प्लीज़ थोड़ा स्लो करेंगे गाड़ी, मुझे डर लग रहा है। इतनी तेज आवाज़ सुनने के बाद भी ध्रुव को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। ध्रुव अभी भी उसी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। इशिका जो ध्रुव के इस हालत को देखकर कहती है, इनका कान वान तो सुन नहीं हो गया, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? और ये बोलकर वो ध्रुव के चेहरे की तरफ झुकते हुए झांकने लगती है। ध्रुव जो उसे एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ही फोकस कर रहे थे। थोड़े ही देर में अब मेंशन आ चुका था। जैसे ही गाड़ी मेंशन के अंदर जाती है, इशिका की दुखी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इशिका जो धीरे से कहती है, जब कार में ये हालत है, पूरा मुझे डरा दिया, पसीना पसीना कर दिया, तो अपने मेंशन में ले जाकर मेरा क्या करेंगे? कहीं आज मेरा भरता ही ना बन जाए। इशिका जो यही सब सोच रहे थे, ध्रुव जो उससे कहते हैं, उतरो। इशिका जो नहीं सुनती, तो फिर ध्रुव उसकी तरफ का गेट आकर खोलते हैं और इशिका के बाजू को थोड़ा जोर से पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती कार से बाहर निकालते हैं और उसके हाथ को जोर से पकड़ के उसे अपने मेंशन के अंदर ले जाते हैं। वहीं इशिका जो अपना हाथ को छुड़ाने की ध्रुव से बहुत कोशिश कर रही थी, मगर ध्रुव ने उसकी कलाई को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था, जो इशिका की तो बस में नहीं था कि वो अपने हाथ से कोशिश करके भी ध्रुव के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ले। ध्रुव जो इशिका को अपने बेडरूम में ले जाते हैं और अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। इशिका जो कहती है, मैं चेंज कर लूँ, मुझे भूख लगी है। इशिका जो चाहती थी कि वो अपने बातों से ध्रुव के दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दे। ध्रुव जो उसे थोड़ा धक्का देते हुए बेड पर गिरा देते हैं और इशिका को वार्न करते हुए कहते हैं, यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। और ये बोलकर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। बेड पर धक्का देने की वजह से इशिका जो ऑलमोस्ट बेड पर गिर चुकी थी, मगर उसे अब डर लग रहा था और वो सोचती है, ऐसे तो नहीं चलेगा, इशिका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपना तेज शातिर दिमाग लगा और यहाँ से भाग ले। जैसे ही इशिका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। इशिका जो कहती है, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? इशिका जो सोचती है कि वो बेडरूम से बाहर निकल के किसी और रूम में जाकर छुप जाएगी, मगर ये प्लान तो इशिका का फेल होते हुए नजर आ रहा था कि तभी इशिका को बाथरूम का दरवाज़ा दिखता है। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा देखती है, वो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, आज तो लगता है पूरा दिन बाथरूम में गुजारना पड़ेगा, लेकिन वो भी चलेगा, कम से कम उनके सामने तो नहीं आऊँगी। और ये बोलकर वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ भागने लगती है और बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। इशिका जो अंदर ही थी कि तभी उसे बेडरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। इशिका जो कहती है, लगता है आ गए, अब मुझे ढूंढेंगे, लेकिन मैं तो बाथरूम में हूँ और मैं तो सेफ हूँ, कुछ नहीं कर पाएंगे।
और ये सोचकर वो खुश होने लगती है। ध्रुव जो इशिका को इधर उधर देखते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि इशिका बाथरूम के अंदर है, क्योंकि बाथरूम की लाइट्स ऑन थी। बाथरूम में ये ऑटोमेटिक सिस्टम था कि जब भी कोई शख्स अंदर आता वो लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाया करती थी, मगर इशिका इस बात से अनजान थी। ध्रुव जो बिना देरी किए बाथरूम के डोर के सामने टिक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कितना टाइम लगेगा? जैसे इशिका ये सुनती है वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं बाथरूम में हूँ? अब तो मैं गई, लेकिन फिर भी दरवाज़ा तोड़कर थोड़ी ना अंदर आएंगे। और ये बोलकर वो कहती है, मुझे अब इशिका को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो फिर वो झटके से शावर ऑन कर देती है और कहती है, मैं शावर ले रही हूँ ना, तो टाइम लगेगा। ध्रुव जो अच्छे से समझ रहे थे कि इशिका इस वक्त झूठ बोल रही है। ध्रुव जो एक तिरछे स्माइल करते हैं और कहते हैं, बस इतना ही डरा करो तो मुझसे। और ये बोलकर वो वेट करने लगते हैं। वहीं इशिका जब काफ़ी टाइम बाद भी बाहर नहीं आती तो वो दरवाजे के पास फिर से टिक कर कहते हैं, अब तक शावर ली नहीं तो? वहीं इशिका तो शावर ले ही नहीं रही थी, वो तो बस शावर को ऑन की हुई थी और खुद दूर जाकर खड़ी थी, क्योंकि इशिका ने पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं लाए थे। अगर ये कपड़े भीग जाते तो इशिका आखिर क्या करती? ध्रुव जो समझ रहे थे कि इशिका उनसे झूठ बोल रही है तो वो दरवाज़ा तुरंत ही अनलॉक कर देते हैं। इस वक्त इशिका ने बाथरूम के डोर की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। शावर की आवाज़ के आगे उसे बाथरूम के डोर के अनलॉक होने की आवाज़ नहीं आती। ध्रुव के पूरे मेंशन के डोर ध्रुव के अनलॉक करने पर अपने आप ही अनलॉक हो जाया करते थे और कोई भी दरवाज़ा ध्रुव के बिना मर्जी के ना तो बंद रह पाता था और ना ही खुल पाता था। मगर इशिका को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। वहीं ध्रुव जब देखते हैं कि इशिका तो शावर से दूर जाकर खड़ी है तो वो इशिका के कमर को पीछे से पकड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहते हैं, तुम तो शावर ले ही नहीं रही हो इशिका, तुम पानी वेस्ट कर रही हो। जैसे ही इशिका को ध्रुव की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है वो झटके से उनकी तरफ अपना सिर करती है तो वो देखती है कि ध्रुव ठीक उसके पीछे खड़े हुए हैं। इशिका जैसे ये देखती है वो एकदम से घबरा जाती है। इस वक्त ध्रुव ने भी अपने ऊपर कुछ नहीं पहना था, क्योंकि वो भी शावर लेने के इंटेंशन से ही बाथरूम में आए थे। इशिका जो कुछ आगे कहते ही कि तभी ध्रुव उससे कहते हैं, कुछ नहीं बोलोगी तुम, इतना पानी वेस्ट किया है और अब तुम्हें पानी की बचत करवानी पड़ेगी। इशिका जैसे ये सुनती है वो कहती है, क्या मतलब, मैं पानी कैसे बचत? कि तभी ध्रुव इशिका के साथ ही शावर के नीचे आ जाते हैं। इशिका जो कहती है, हम मेरे कपड़े भीग रहे हैं। ध्रुव जो से कहते हैं, शावर में कपड़े भीगेंगे ही ना, वो सूखेंगे थोड़ी ना। इशिका जो कहती है, हाँ पर मैंने कपड़े नहीं लाए ना। ध्रुव जो से कहते हैं, हाँ तो यहाँ टॉवल्स हैं तो पहन लेना। इशिका जो कहती है, टॉवल आप समझ नहीं रहे। कि तभी इशिका जो उनसे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से चले जाए। कि तभी ध्रुव उसे और ज़्यादा शावर में लाते हुए कहते हैं, अब तुमने इतना पानी वेस्ट किया है तो हम साथ में शावर लेंगे ताकि पानी की बचत हो सके, ओके? और ये बोलकर वो शावर की स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, जिससे इशिका के पूरे कपड़े जो पूरी तरह से भीग चुके थे। अब इशिका के पूरे बदन के कोने कोने के हिस्से में पानी पहुंच चुका था। इशिका के कपड़े जो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगे थे, जिसकी वजह से इशिका ध्रुव से अपनी नजरें नहीं मिला पाती और अपना सिर दूसरी तरफ करके वो ध्रुव के चेहरे की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। ध्रुव जो इशिका के बाल को एक तरफ करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? और ये बोलकर वो दीवार पर हाथ रख लेते हैं ताकि इशिका जो शावर और साथ ही ध्रुव के हाथों के बीच फंस जाए। इशिका जो धीरे से कहती है, हो गया शावर, मुझे अब जाना है। कि तभी ध्रुव उसके कान में धीरे से कहते हैं, अरे अभी कहाँ हुआ इशिका, अभी तो तुमने कपड़े भी पूरे पहने हुए, भला कोई कपड़े पहनकर शावर लेता है क्या? इशिका जैसे ही सुनती है उसके नसों में बह रहे खून की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है और साथ ही शावर के ठंडे पानी उसके पूरे बदन पर पड़ने के बावजूद भी उसको गर्मी सी महसूस होती है। ध्रुव की बात सुनकर इशिका जो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है, अब
मैं वो इशिका की आवाज़ जो उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। जो इशिका को और ज़्यादा परेशान करते हुए अपनी एक उंगली को इशिका के बालों से लाकर उसके गर्दन पर छुआने लगते हैं और इशिका की गर्दन के इधर उधर वो अपनी उंगली को फिरा रहे थे, जिससे इशिका की सांसें जो थोड़ी बहुत थमी हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इशिका जो आंख बंद करके ध्रुव की उसी उंगली को फील कर रही थी और उसे वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर इशिका इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रही थी कि इसके बाद क्या होने वाला है। ध्रुव जो अपनी एक उंगली को इशिका के कुर्ती पर ले आते हैं और उसके शोल्डर से उसकी कुर्ती धीरे धीरे सरकाने लगते हैं। इशिका जो अपने शोल्डर की कुर्ती को फिर से ठीक करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं उतारना। ध्रुव जो से कहते हैं, तुमसे पूछ कर थोड़ी ना करूँगा मैं सारा काम। और ये बोलकर वो इशिका के ईयर लोब को अपने होंठों से टच करते हैं और फिर उससे कहते हैं, शावर लेना ही है तो कपड़े उतार कर लेते हैं ना। इशिका जैसे ही सुनती है वो उसके गाल जो पूरी तरह से शर्म से लाल हो गए थे। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है ध्रुव का पनिशमेंट इशिका के लिए, और क्या इशिका उनके पनिशमेंट को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।